हाय एवरीवन, माय नेम इज हर्षल किसानिया एंड वेलकम टू माय चैनल पैटर्सन इन कनाडा। ये चैनल बनाने का मेरा मेन पर्पस है कि जो भी कनाडा आने के लिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो अगर आपको चैनल में वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने पूरी अपनी जर्नी शेयर की है इंडिया टू कनाडा की। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है जर्नी के दौरान वो पूरा का पूरा मैंने इसमें शेयर किया है और कुछ क्लिप्स भी डाले हैं जो कि मैंने शूट किए थे। तो ज़रूर से देखिएगा एंड तक। मैंने अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दिया है। अगर मेरा वीज़ा आता है तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। गुड मॉर्निंग गाइज। तो फाइनली आज मेरा कनाडा का वीज़ा आ गया है। आज तारीख हुई है 24 नवंबर और फाइनली आज सुबह सुबह मेरे 2 मेल मैंने देख लिए हैं और तुरंत ही जीसी अकाउंट चेक करके देखा है तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया है। सो आई होप यू एंजॉय द ग्लिम्स। सो अभी आगे बात करते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मुंबई टू ओटावा के लिए। मेरी फ़्लाइट थी एयर कनाडा की, जो कि मैंने बुक करवाई थी एयर कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो उसमें लफ्तंजा और एयर कनाडा का टाई अप है। तो पहली फ़्लाइट मेरी मुंबई से फ्रैंकफर्ट के लिए थी, वो लफ्तंजा की थी जो कि 2:55 को टेक ऑफ करने वाली थी। उसका बेड वेदर के इश्यू की वजह से जर्मनी में कुछ दिक्कत थी, उसकी वजह से पूरा का पूरा फ़्लाइट का शेड्यूल चेंज हो गया था और सुबह 7:30 बजे की फ़्लाइट वो हो गई थी और मुझे जर्मनी 9 बजे पहुंचाने वाली थी वो फ़्लाइट। वो तकरीबन मुझे दोपहर को 1:30-2 बजे पहुंचाने वाली थी बाद में। तो मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो गया था। मुझे पता ही नहीं था क्या करें। अभी कांटेक्ट किया एयर कनाडा का तो वो लोग बोल रहे थे कि आपको इस बारे में लफ्तंजा का कांटेक्ट करना पड़ेगा। लफ्तंजा वालों को बात करने के लिए कॉल कर रहा था तो कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था। बाद में कॉल लगा तो भी यही आंसर आया कि आपको एयर कनाडा का इस बारे में कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही आपका कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो इस बीच में मैं फंस गया था और मेरी जो फ़्लाइट थी वो नॉन रिफंडेबल थी और नॉन रिशेड्यूल वाली थी, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी आना था और मेरे पास टाइम बहुत कम था वीज़ा आने के बाद। उस वजह से मैं एडवांस में बुकिंग नहीं करवा पाया और नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट ही ली थी मैंने। तो मेक श्योर करेगा इस जब भी आप लोग टिकट करवाए तो रिशेड्यूल वाली होनी चाहिए या तो रिफंडेबल होनी चाहिए और ऑफिशियल वेबसाइट से ही करवाना। कभी भी गाइस ऐसे ही किसी एजेंट के पास जाके मत करवाना। ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, वहाँ से बुक करोगे तो आपकी इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपकी हेल्प कर दे। क्योंकि मैंने अपना आधा पौना दिन उसी में बिता दिया था, लेकिन बाद में एयर कनाडा वालों ने मुझे हेल्प कर दी थी, पूरी मेरी फ़्लाइट रिशेड्यूल करके दी थी। तो से फिर आगे सफ़र शुरू हो गया। मुंबई से सुबह 7:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी, जो कि मुझे 1:30 बजे तक जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतर दिया था और वहाँ से मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट टोरंटो के लिए थी शाम को 5:30 बजे, जो कि आधा घंटा वो भी लेट हुई थी और 6 बजे वहाँ से टेक ऑफ किया था। और मुझे तकरीबन कनाडा के हिसाब से तकरीबन मैं यहाँ पे 8:30 बजे तक पहुँच गया था टोरंटो एयरपोर्ट पे और वहाँ पे मेरा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन में कुछ ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल 1-2 सवाल पूछे थे, क्योंकि मेरा स्टडी परमिट में एक बार रिजेक्शन आया था तो उसका रीज़न पूछा। वो मैंने अपने
रीज़न का सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया और एक दो पर्सनल सवाल पूछे, मतलब क्या कर रहे हो, कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में, और वो डिटेल लेके तुरंत ही 15 मिनट में इशू कर दिया था। बट वहाँ पे लाइन कुछ ज़्यादा लंबी थी इमिग्रेशन के वक्त, तो मेरा 2 ढाई घंटे चले गए थे और मेरी नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट ओटावा के लिए थी 1 घंटे के बाद। तो मैं अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट 9:30 बजे वाली वो ओटावा के लिए चूक गया था, क्योंकि इमिग्रेशन में ऑलरेडी मेरे 10:30 या 11 बजे तक कुछ हो गया था। तो फिर मैंने जाके एयर कनाडा के बूथ में बात की कि मेरा इमिग्रेशन में टाइम कुछ ज़्यादा लग गया था, लाइन कुछ लंबी थी, तो उन लोगों ने नया बोर्डिंग पास इशू करके दे दिया था। तो मुझे फिर 6 घंटे तक कुछ वेट करना था, और सुबह 3:30 4 बजे की फ़्लाइट थी मेरी दूसरी, जो कि वापस से रीशेड्यूल हुई, और ब्रिटिश कोलंबिया वाली जो भी फ़्लाइटें थी वो सारी की सारी कभी कैंसिल हुई थी। तो मैंने उन लोगों से कंपेंसेशन के लिए बोला था, क्योंकि आप लोग कंपेंसेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो उस टाइम पे। या तो वो आपको अकोमोडेशन देंगे, या तो फिर कुछ खाने वगैरह के लिए कूपन दे देंगे। तो मुझे उन लोगों ने कूपन दिया था, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया वाली जो भी फ़्लाइटें थी वो 2 दिनों के लिए कैंसिल हुई थी। तो उन लोगों ने मुझे कूपन दे दिए थे, और वैसे भी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना था, तो मैंने वो कूपन ले लिए अपने पास। तो फिर मेरी फ़्लाइट 6 घंटे का गैप था, तो मैंने सोचा वहीं पे रह जाता हूँ। और ब्रिटिश कोलंबिया वाले जो भी लोग थे उन लोगों को 2 दिन के लिए सारी फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, तो अकोमोडेशन उन लोगों ने प्रोवाइड किया था, एयर कनाडा वालों ने। और फिर मैंने वेट करते करते पता चला कि मेरी फ़्लाइट वापस से रीशेड्यूल हो गई है, क्योंकि उसका टाइम जो कि 3 बजे के आसपास था वो पूरा का पूरा चेंज होके सुबह वेदर क्लियर होने के बाद सुबह सुबह 8:30 9 बजे का हो गया था। तो फिर बाद में मैं 9 बजे की फ़्लाइट थी टोरंटो से ओटावा के लिए, वो पकड़ ली, और ओटावा पहुंचा था तकरीबन 10:15 10 बजे तक। और यहाँ पे कॉलेज की अराइवल सर्विस ले ली थी मैंने। तो वो बंदे ने आके मुझे पिक करके मेरे लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया था। और बस यही थी कि वेदर की वजह से थोड़ा बहुत इशू आया था। और तब मैं ट्वीट भी देख रहा था बहुत सारी, कि फ्रैंकफर्ट पे एयरपोर्ट पे बहुत सारे बंदे फंसे हुए थे जर्मनी में, और ये सब देख रहा था, थोड़ा नर्वस भी था। और थोड़ा फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने फ़्लाइट में कभी बैठा नहीं था, तो फर्स्ट टाइम ये मेरा एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा एक्साइटेड भी था। तो इस वजह से कुछ सफ़र में वैसे तो थकान वगैरह कुछ लगा नहीं है, और आराम से पहुंच गया था। थोड़ा बहुत इश्यू हुआ था कि भाई पहुंचने वाला था मैं एक दिन में 22 घंटे में समथिंग, और पहुंचा था 1.5 पौने 2 दिन के बाद। तो इट्स ओके, चलता है कभी कभी ऐसा, लेकिन और बेड वेदर था तो हम भी क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, राइट। तो खास करके यही बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहीं से ही फ़्लाइट की टिकट्स बुक करवाइए, क्योंकि उस पे पूरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एयरलाइन होगी उसकी रहेगी। तो बेटर है कि वहाँ से ही बुक करवाए, ना कि कोई थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व कीजिए, और फिर उसको कांटेक्ट करने की और वाया वाया बहुत लंबा हो जाता है। तो बेटर है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट ज़्यादा प्रेफर करिए, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए, ना कि कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि फिर बाद में कोई जवाब नहीं देगा ऐसी सिचुएशन कभी आ गई तो। और दूसरी बात कि कहीं लोगों को ये भी डाउट रहता है कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे या कहीं पे ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है क्या? तो उसकी कुछ स्पेसिफिक रूल है, जो कि मैंने जर्मन एम्बेसी में कॉल करके भी कंफर्म किया था। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती नहीं है, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे हो, वहीं पे रुके हुए हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपको चेक इन चेक आउट करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए रहेगा ट्रांजिट वीज़ा। उसकी मैं वेबसाइट की लिंक भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी है ही, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।